एक्शन की करेंगे। जी हां, सड़क चौड़ा करने के लिए शुरू की गई जेडीए की कार्रवाई आज पूरी हो गई। मलबा हटाने के बाद सड़क का काम भी शुरू हो जाएगा। खास बात यह है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी कार्रवाई में जेडीए को खास प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। देखिए उसी पर यह स्पेशल रिपोर्ट। तीसरे दिन जेडीए ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की पूरी। वंदे मातरम मार्ग से न्यू सांगानेर रोड की तरफ कार्रवाई पूरी। जेडीए ने पिछले 2 दिन में हटाए 150 से ज्यादा निर्माण। तीसरे दिन बाकी बचे निर्माण हटाए गए। तीन दिन में जेडीए ने करीब 225 अवैध निर्माण हटाए। कोर्ट के स्टे वाले 19 निर्माणों को छोड़ा गया है। मुआवजा वाले 9 निर्माणों को छोड़ा गया। पहले जेडीए को तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर पब्लिक के हल्के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन लोगों से आपसी समझाइश के बाद जेडीए ने शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया। हीरापत से और वंदे मातरम सर्किल तक 100 फीट रोड माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया गया है। इसमें कुल 251 अतिक्रमित है रोड सीमा में। उनमें से करीब 225 अतिक्रमण है जो हमारे द्वारा 3 दिन के अंतर्गत पूरी तरह ध्वस्त कर दिए गए। सीएम भजनलाल शर्मा के विधानसभा क्षेत्र सांगानेर के वंदे मातरम मार्ग के बाद अब जयपुर विकास प्राधिकरण 6.5 किलोमीटर लंबी न्यू सांगानेर रोड पर अवैध निर्माण तोड़ने की तैयारी कर रहा है। जिसके खिलाफ व्यापारियों ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। ना तो लोगों को कोई उचित मुआवजा दिया जा रहा है, ना कोई इनकी मांगों को सुना जा रहा है, ना इनको कोई जमीन के बदले समके जमीन दी जा रही है। जो तो सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। नोटिस में अल्टीमेटम दिया गया है 5 दिन के अंदर अपनी दुकानों खाली कर दिया जाए। 26 तारीख को हम इन दुकानों को तोड़ने की कार्रवाई चालू करेंगे। बात पहुंचेगी, बात पहुंचा भी दी है। सुबह शाम में टाइम मिल जाएगा। 11 लोगों को बुलाकर बातचीत करेंगे और निष्पादन करवाएंगे। इसका कुछ ना कुछ आश्वासन मिलेगा। नहीं, मुआवजा की जो भी है कमेटी जाएगी, बात करेंगे। यहाँ के विधायक है और राजस्थान के मुख्यमंत्री है, कुछ ना कुछ वो जनता के हित में फैसला सोचेंगे। बुधवार को जेडीए ने मेट्रो स्टेशन पिलर से सांगानेर पुलिया तक 200 फीट सेक्टर रोड में आ रहे 600 से ज्यादा अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के नोटिस जारी किए। इसके तहत सभी अतिक्रमणकारियों को 5 दिन के भीतर अवैध निर्माण हटाने का समय दिया गया है। जेडीए की टीम 26 जून से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान की जयपुर से रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात नीट पेपर लीक की, जिसे लेकर लगातार खुलासे होते चले जा रहे हैं और खुलासे में अब कोटा कनेक्शन भी सामने आया है। मामले में पकड़ा गया आरोपी अनुराग यादव कोटा में ही रहकर पढ़ाई कर रहा था। आरोपी अनुराग ने पेपर लीक की बात कबूल की है, जिसके बाद उसके फूफा सिकंदर ने उसे वापस बिहार बुला लिया था। सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट को लेकर के बवाल लगातार जारी है। सवाल लगातार उठ रहे हैं, मांग लगातार यही कि जिस कदर नीट में फर्जीवाड़ा हुआ है उसके बाद नीट को रद्द किया जाए। एक के बाद एक खुलासे लगातार नीट में हो रहे हैं। बिहार पुलिस की गिरफ्त में आए छात्र अनुराग यादव से खुलासा हुआ है कि उसे पेपर रटाया गया था, यानी कि जो पेपर उसके हाथ में एक दिन पहले आ गया था,
जो तमाम सवाल उसके हाथ में एक दिन पहले आ गए थे वो अगले दिन उसके सामने एग्जाम में थे। अनुराग यादव ने कोटा में रह करके मेडिकल की तैयारी की थी और एकाएक 4 मई को उसके फूफा का उसके पास कॉल आया और उसे बिहार बुला लिया। कोटा से जाने के बाद में वो तमाम सवाल जो नीट के एग्जाम में आने वाले थे उसके हाथ में एक दिन पहले ही दे दिए गए और उन तमाम सवालों को अनुराग यादव को रटवाया गया। इस बात को अनुराग यादव ने बिहार पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि हूबहू वो तमाम सवाल जो कि अगले दिन एग्जाम पेपर में आए थे, नीट के एग्जाम में आए थे, वो सभी के सभी सवाल उसे पहले ही दे दिए गए। उन्हें उसने पूरी तरह से रट लिया था, उन्हें रटवाया गया था। यानी कि स्पष्ट तौर पर यह साफ हो जाता है उसके बयान के बाद में और इस तथ्य के बाद में कि नीट का एग्जाम लीक हुआ था। इसके साथ ही शक के दायरे में कहीं ना कहीं कोटा भी आ जाता है, क्योंकि कोटा में रहकर के वो तैयारी कर रहा था। कोई और छात्र जो कि अनुराग यादव के संपर्क में था उस तक भी क्या ये तमाम जो सवाल है वो पहुंचे थे, ये पेपर पहुंचे थे। तो इस तरह के कई सारे सवाल अनुराग यादव के बाद में अब खड़े हो गए हैं और शक की जो सुई है वो कोटा की तरफ भी मुड़ गई है। लेकिन फिलहाल किसी भी तरह से कोई भी जांच कोटा के स्तर पर इस पूरे मामले में नहीं चल रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और अब नीट मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। इस मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेहनती छात्रों के साथ धोखा हुआ और जो भी जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई हो। इस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया और कहा कि पेपर लीक के दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बिहार का भैया हमने कहा है कि इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी जिन्होंने भी पेपर लीक कराया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदुस्तान में बहुत सारे ऑनेस्ट लोग हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव लोग हैं। अगर ऑब्जेक्टिव लोगों को, ऑनेस्ट लोगों को आप ये काम दोगे, पेपर लीक नहीं होगा। अगर आप मीडियोकर लोगों को राजनीतिक बेसिस पे, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे चुन के करोगे तो ये काम होगा। लेकिन मैं आज राहुल गांधी जी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से आरएसएस और भाजपा को दोषी ठहराया। मुझे लगता है रात को भी उन्होंने भाजपा और आरएसएस के नाम से नींद नहीं आती। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एक विचारधारा के लोगों के बैठने से इस प्रकार से पेपर लीक हो रहे। मुझे लगता है राहुल गांधी जी 54 के हो गए और 94 के हो जाए तो भी आपके नसीब में प्रधानमंत्री का पद नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने देश की जनता को सिर्फ गुमराह करने का काम किया है। तो नीट परीक्षा पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। कुछ ही देर में शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाना है। कुछ ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मंत्री अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं नीट परीक्षा को लेकर और इसे रद्द किए जाने की मांग की जा रही है एक और अभ्यर्थियों की ओर से, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी इसे लेकर हमलावर है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए लोकसभा चुनाव की बात करेंगे, जिसे लेकर प्रदेश में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिल सके। पार्टी नतीजों की समीक्षा कर रही है, लेकिन इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सीकर में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोल दिया। अर्जुन राम मेघवाल का कहना है कि कांग्रेस के फैलाए गए भ्रम के चलते ऐसा हुआ है। संविधान कोई भी समाप्त नहीं कर रहा था, ये सिर्फ झूठा प्रचार था। मौका था सीकर में राव राजा कल्याण सिंह की 138वीं जयंती का, जहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के अलावा जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान पत्रकारों ने कानून मंत्री से कांग्रेस के उस बयान पर जवाब मांगा जिसमें कांग्रेस बीजेपी पर संविधान खत्म करने का आरोप लगाती आई है, जिसके जवाब में केंद्रीय कानून मंत्री ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि संविधान खत्म करने की कोशिश इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने की थी। देखिए, ये झूठा प्रचार था
जनता को भी अब पता चल गया है, कन्फ्यूजन क्रिएट करना और भाग जाना ये कांग्रेस की संस्कृति है। संविधान कोई भी समाप्त नहीं कर रहा था, ये एक सिर्फ झूठा प्रचार था। संविधान अगर समाप्त करने का प्रयास किया तो कांग्रेस ने किया इमरजेंसी में। भारतीय जनता पार्टी संविधान का सम्मान करती है। 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की प्रदेश में उम्मीद के मुताबिक सीटें नहीं मिली हैं। ऐसे में बीजेपी इसके लिए कांग्रेस के झूठ को जिम्मेदार मान रही है। बीजेपी का साफ कहना है कि पार्टी संविधान का सम्मान करती है, उसे खत्म करने का झूठा प्रचार फैलाया गया। यूसीसी के सवाल पर जवाब देते हुए कानून मंत्री ने कहा कि सरकार का गठन हो गया है, आने वाले दिनों में सब ठीक होगा। उधर नागौर में भी ज्योति मिर्धा के लगातार हार पर सियासत गर्म है। यहाँ भी विपक्ष के झूठे प्रचार को हार के लिए जिम्मेदार माना जा रहा है। विपक्ष द्वारा भ्रांतियां फैलाने के चक्कर में कई लोग नाराज हो गए, जैसे कि 400 सीटें पार तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। उनको हम कम नहीं, वापस जनता को मोटिवेट नहीं कर पाए और इस चक्कर के अंदर कुछ नाराजगी बढ़ी। चुनाव से पहले बीजेपी को उम्मीद थी कि प्रदेश की सभी 25 सीटों पर उसका कब्जा होगा, लेकिन 400 पार के नारे के साथ प्रचार के लिए उतरी बीजेपी विपक्ष के संविधान बदलने के प्रचार को जनता की नजरों में झूठा साबित करने में कामयाब नहीं हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब बात सियासत के चिरंजीवी की। चिरंजीवी योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना करने के बाद अब राज्य सरकार इसमें कई बदलाव करने जा रही है। माना जा रहा है कि योजना में एमपेनल निजी अस्पतालों को क्लेम लेने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। फिलहाल योजना में बदलावों को लेकर मंथन का दौर भी जारी है और विधानसभा सत्र के बाद इसकी विधिवत घोषणा भी हो सकती है। देखिए रिपोर्ट। पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का बदला नाम, अब योजना का दायरा बढ़ाने की कोशिश चढ़ी परवान। कवायद पर कांग्रेस का ऐतराज, यही है बीजेपी का सुराज। चिरंजीवी पर मचा घमासान। सूबे की सरकार ने पूर्व गहलोत सरकार की महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना कर दिया है। माना जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर की तरह मरीजों को इलाज की सुविधाएं देने पर विचार चल रहा है। योजना में एमपैनल्ड अस्पताल मरीजों का इलाज करेंगे और राज्य सरकार इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान करेगी। सरकार का काम होना चाहिए कि इंश्योरेंस एजेंसीज और हॉस्पिटल्स के बीच के अंदर एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर देना चाहिए। जैसे कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, चेकआउट से पहले वो आपका पेमेंट कर देते। आपको बताते चलें कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में दिए जाने वाले 25 लाख की बीमा राशि को लेकर पहले से ही सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। इसके साथ ही दी जाने वाली राशि के नियमों को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। भजनलाल सरकार का कहना है कि किसी को भी अब तक 13 लाख से ज्यादा नहीं मिल पाया है। इसीलिए सरकार मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के दायरे को 25 लाख से ज्यादा करने पर विचार कर रही है। पिछली सरकार ने छाती ठोककर और ये बोला था कि भाई 25 लाख तक का इलाज हम कर रहे हैं फ्री। अब 25 लाख के अंदर एक ही केस था जो 13 लाख का था, 2 या 3 केस थे आपके 8 लाख के। पूरे जितना भी जो पैसा, अधिकांश जो फंड गया है वो 3 लाख और बिलो के इलाजों में गया है। तो 25 लाख कहाँ था? सारे आंकड़े ये बोलते हैं कि चिरंजीवी का जितना प्रचार और प्रचार किया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 25 लाख 1 और 2 के सिवा किसी को कोई सहायता नहीं मिली। 5 लाख की संख्या भी बहुत कम है और इसमें जहाँ तक मेरे को जानकारी मिली है, निश्चित रूप से अनेक लोगों ने इसका दुरुपयोग भी किया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में अब तक किसी तरह के बदलाव की जानकारी सामने नहीं आई है। ये और बात है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर लगातार इसमें बदलाव की बात कर रहे हैं, जिस पर कांग्रेस हमलावर है। चिरंजीवी बंद किया तो राजस्थान की जनता आंदोलन करेगी। कांग्रेस गरीबों के साथ थी, गरीबों के लिए योजना थी। आज चिरंजीवी बंद कर दिया तो राजस्थान में
लोगों का इलाज होना असंभव हो जाएगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर चल रही राजनीति अलग विषय है, लेकिन इस योजना के कारण कई मरीजों को बिना किसी आर्थिक भार के इलाज संभव हो पाया है। अब राज्य सरकार योजना में सुधार कर नए सिरे से लाने की कवायद में जुटी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि नए बदलावों से मरीजों को और राहत मिल पाएगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और अब घोटालेबाजों की खैर नहीं है, क्योंकि जल जीवन मिशन में जांच लगातार जारी है और घोटाले में ईडी ने तीसरी गिरफ्तारी भी कर ली है। पदम चंद के बाद अब महेश मित्तल को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने महेश मित्तल को जज के घर पर पेश किया, जहां से आरोपी को 5 दिन की ईडी रिमांड पर सौंपा गया है। जेजेएम महाघोटाले में तीसरी बड़ी गिरफ्तारी। 5 दिन की ईडी रिमांड पर ठेकेदार महेश मित्तल। नौ महीने से फरार चल रहा था आरोपी महेश। जल जीवन मिशन के 900 करोड़ के महाघोटाले में पदम चंद जैन और उसके बेटे की गिरफ्तारी के बाद अब साले महेश मित्तल को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मेसर्स गणपति ट्यूबवेल कंपनी का मालिक महेश मित्तल पिछले 9 महीने से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी महेश मित्तल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। अब 24 जून को ईडी महेश मित्तल को कोर्ट में पेश करेगी। राजस्थान के जल जीवन मिशन से जुड़े मामले में भ्रष्टाचार का जो मामला जिस तरह से सामने आया था, इस मामले में अब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए इस मामले में महेश मित्तल नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। महेश मित्तल की अगर बात करें तो महेश मित्तल का संबंध जो है मेसर्स गणेश ट्यूबवेल नाम की कंपनी के साथ में है, और जिस तरह से इस कंपनी और इस कंपनी से जुड़े हुए कई अन्य आरोपियों के खिलाफ पिछले कुछ दिनों के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया था, उसी के आधार पर महेश मित्तल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था और पूछताछ के बाद तमाम सबूतों के आधार पर और उसके बयान के आधार पर आखिरकार उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ईडी ने अब तक इस मामले में 7 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त कर चुकी है। पूरे मामले में दोनों आरोपी ठेकेदारों के खिलाफ सीबीआई भी मामला दर्ज कर चुकी है। जल जीवन मिशन घोटाले में रिश्वत का बड़ा खेल का खुलासा ईडी की जांच में हुआ है। इस मामले में ईडी ने 3 बार छापेमारी की, जिसमें पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत जलदाय विभाग के इंजीनियर के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। जल जीवन मिशन की अगर बात करें तो जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि किस तरह से जल जीवन प्रोजेक्ट के तहत हजारों लाखों घरों में किस तरह से जल पहुंचाना है, बेहतर तरीके से जल पहुंचाना है, पीने का स्वच्छ पानी पहुंचाना है। और इस मामले में जिस तरह से केंद्र सरकार के द्वारा फंड जो है वो दिए जाते हैं राज्य सरकार में, लेकिन किस तरह से उसका दुरुपयोग किया गया, किस तरह से इस मामले में फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया, इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ईडी की अब एंट्री हुई है। हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एसीबी ने सबसे पहले केस दर्ज किया था। उसमें भी महेश मित्तल का नाम है। महेश मित्तल को एसीबी गिरफ्तार नहीं कर पाई थी, क्योंकि करीब 9 महीने से वो फरार था। क्या है पूरा मामला? दरअसल जल जीवन मिशन में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का 6 अगस्त 2023 को तब सामने आया था, जब एसीबी ने अधिकारियों को ठेकेदार पदम चंद जैन से रिश्वत लेते पकड़ा था। बाद में सामने आया कि फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर 900 करोड़ रुपए के टेंडर लिए गए। साथ ही हरियाणा से चोरी के पाइप बिछाने का भी खुलासा हुआ। इस योजना के तहत राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पीने का साफ पानी पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया था। इसके लिए कुल बजट का आधा हिस्सा केंद्र जबकि आधा राज्य सरकार को देना था। इस मिशन में घोटाले की बात सबसे पहले सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने की थी। उन्होंने जीवन मिशन में 20,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। आरोप है कि इस योजना में नियम कायदे और कानून को तोड़कर गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी शाहपुरा को ठेका भी दिया गया। घोटाले के बारे में किसी को पता न चल सके, इसके लिए ईमेल आईडी और प्रमाण पत्र भी फर्जी बनाए गए। भारत सरकार के उपक्रम तरकौन के नाम पर फर्जी लेटर हेड पर राजस्थान सरकार ने वर्क ऑर्डर जारी किए।
जल जीवन मिशन में घोटाले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। 3 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में कुछ और अधिकारी इसकी चपेट में आ सकते हैं। ईडी अब पीएचईडी के ठेकेदार पदम चंद जैन की संपत्ति की जानकारी जुटाने में लगी है। पदम चंद जैन और बेटे पीयूष जैन के बैंक खाते भी खंगाले गए हैं। इस मामले में पिछले कुछ समय के दौरान कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, तो कहा जा सकता है इस मामले में जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ेगा, कई अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में होना बाकी है। शंकर आनंद, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। और अब बात खाद्य विभाग की एक और बड़ी कार्रवाई की करेंगे। जयपुर में खाद्य विभाग ने मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां डीमार्ट से सरस घी की नकली खेप बरामद की गई। आपको बता दें कि डीमार्ट अपेक्स सर्किल मालवीय नगर पर आज एक ग्राहक के प्रो वैदिक घी की शिकायत पर अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में टीम पहुंची। इस पर वहां पाया गया कि सरस घी के एक ही बैच नंबर और एक ही सीरीज के कई सारे घी के पैकिंग थे। सरस डेयरी के क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर और एनालिस्ट को बुलाकर जांच कराई गई तो पाया गया कि ये सारा का सारा घी फर्जी यानी कि नकली था। डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा डीमार्ट को सप्लाई किए गए घी में अक्षरों के बीच में इस नकली पैकेट को रख करके सप्लाई किया गया था और इस पर डिस्ट्रीब्यूटर के यहां विश्वकर्मा में टीम भेजी गई है। सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक और बड़ी कार्रवाई खाद्य विभाग की ओर से और बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ी संख्या में नकली घी बरामद किए गए। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है आरोपियों के खिलाफ? बिल्कुल, देखिए अभी जिस डिस्ट्रीब्यूटर से डीमार्ट पर ये घी आया था उस जगह पर जो है वो टीम भेजी गई है और वहां पर ये जानने की कोशिश की जा रही है कि कितनी संख्या में जो है वो ये नकली घी तैयार किया जा रहा था, उसे डीमार्ट या फिर अन्य जगहों पर सप्लाई जो है वो किया जा रहा था। इसकी जांच जो है वो की जा रही है। चूंकि जिस प्रकार का यह मामला सामने आया कि एक ही सीरियल नंबर के ब्रांड जो है वो सप्लाई जो है वो किए जा रहे थे और उसमें नकली घी भी जो है वो सामने आया, तो ये अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला मामला है। क्योंकि आम जो ग्राहक होता है उसे इस बारे में जानकारी नहीं होती कि जो वो घी ले रहा है वो सीरियल नंबर के हिसाब से नकली है या शुद्ध है, उसके बारे में उसे जानकारी जो है वो नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम जो है वो डीमार्ट जाती है और वहां पर जब सीरियल नंबर जांचती है तब जो है वो इस प्रकार के पूरे खेल का उजागर जो है वो होता है और उसके बाद अब जहां से ये सप्लाई किया गया था घी वहां पर टीम जो है वो गई है और जांच पड़ताल जो है वो इस वक्त की जा रही है। बिल्कुल, घी स्वास्थ्य बनाने के लिए, सेहत बनाने के लिए लोग खाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनके सेहत के साथ, उनके जान के साथ मिलावटखोर खिलवाड़ कर रहे हैं। आज इस कार्रवाई के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है। सौरभ, क्या टीम अभी भी वहां पर मौजूद है, जांच की जा रही है? और ये भी बताइएगा कि आखिर ये खुलासा हुआ कैसे? जी बिल्कुल, टीम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर पर के पास जो है वो गई हुई है और वहां पर मिलान क्योंकि सीरियल नंबर का किस प्रकार से इन्होंने झोल किया है, किस प्रकार से मिलावट जो है वो की गई है, इसकी जांच जो है वो इस वक्त की जा रही है। कुछ देर में और भी कई चीजें स्पष्ट जो है वो हो पाएंगी कि आखिर कितनी बड़ी मात्रा में इस प्रकार से नकली घी जो है वो अलग अलग जगहों पर सप्लाई जो है वो किया जा रहा है। लेकिन एक ग्राहक ने जो है वो शिकायत की थी, प्रो वैदिक एक घी का जो है वो नाम है, उसको लेकर शिकायत की थी और वहां पर जाकर जब टीम ने देखा कि सरस घी के बेच भी जो है वो एक जो सीरियल नंबर होते हैं वो भी सेम के सेम पाए गए, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो और ये बड़ा खुलासा हुआ है सौरभ। और जरूरी है कि जो और प्रोडक्ट्स वहां पर हैं उन्हें लेकर भी जांच की जाए क्योंकि वहां पर भी मिलावट मिल सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा इस कार्रवाई पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।